मैं आदर्श गिरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। फिजिक्स का 500 MCQ का सीरीज चल रहा था जिसमें से हमने लगभग 7 से 8 पार्ट कवर कर लिए हैं। अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आगे जो है बाकी हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मापन और गतिकी देख रहे हैं आज हम लोग। मापन और गतिकी सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स का पार्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्टेट लेवल एग्ज़ाम में या फिर UPSI, यूपी लेखपाल, ठीक है, SSC में, वो यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला प्रश्न देखिए, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, मैं इसका कई सारा पार्ट दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? जो प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर, वो किसका इकाई है? एकक का मतलब होता है इकाई। तो ऑप्शन है, देखिए, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी ध्वनि। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का इकाई है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड, ऑप्शन डी सेकेंड। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है प्रकाश वर्ष। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, समय की इकाई नहीं है। बाकी जो तीनों दिए हुए हैं समय की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मैंने सिर्फ वन लाइनर रखा ताकि आपको पता चले कि जो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। RRB ASM के पेपर में 2009 में पूछा गया था। RRB अहमदाबाद CC के पेपर में 2007 में पूछा गया था। फिर 2004 में पूछा गया था। ये सेम प्रश्न है। लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष, और अभी हम लोग पढ़ें कि जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक होता है। थोड़ा सा और देखते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी की इकाई होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों या दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी, खगोलीय दूरियों को मापने के काम में आता है। और देखिए एक नया टर्म मैं आपको देता हूँ, नूरी साल, नूरी वर्ष या साल। तो जो नूरी साल होता है वो भी प्रकाश वर्ष ही होता है। पेपर में, रेलवे के पेपर में ये पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो लाइट ईयर है प्रकाश वर्ष वो क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर। क्लियर है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, पत्ता और पत्थर को गिराया जाए, कहाँ पे? निर्वात में तीन वस्तु है, लोहा, पत्ता और पत्थर को गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? ऑप्शन ए लोहा आएगा, ऑप्शन बी पत्ता आएगा, ऑप्शन सी पत्थर आएगा, ऑप्शन डी तीनों साथ आएंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा कि निर्वात में जो होता है ना, कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता है, तो तीनों एक साथ आएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी कोहरा, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी जलप्रपात। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है जलप्रपात, ऑप्शन डी। देखिए क्या होता है, वायुमंडल से पानी का वाष्प से संघनित होकर गिरना ही होता है वृष्टि की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची उछाल लगा सकता है क्योंकि? देखिए मैं प्रश्न को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ कि जो एक अंतरिक्ष यात्री है
वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा कूद सकता है, क्यों? ऑप्शन ए, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है इसलिए। ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जो चंद्रमा है वहाँ पे पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो 1/6 है। तो इसीलिए वो ज़्यादा ऊंचाई तक कूदेगा, उसको नीचे से कोई खींच नहीं रहा होगा, बल नीचे का जो खींचने का वो कम लगेगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अगला जो है, चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन ए, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन सी, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है चंद्रमा की सतह पर, सिर्फ और सिर्फ भार कम हो जाता है। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो द्रव्यमान है कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भार में परिवर्तन होता है। अगर कहीं भी कुछ होगा तो भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि भार जो है, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो चंद्रमा पे 1/6 है पृथ्वी की तुलना में, तो भार कम होगा। द्रव्यमान तो कभी कम ही नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान कहीं भी बदलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भार बदलता है। आगे बढ़िए, इसी तरीके का लिफ्ट का प्रश्न आता है बहुत सारा, तो वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, इसी में कराऊंगा। अगला प्रश्न, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। देखिए, इस प्रश्न का सीधा सीधा मतलब है कि जो पृथ्वी पर 600 न्यूटन उसका भार है, W = mg, तो जो जी लग रहा है वो चंद्रमा पर 1/6 कम होगा, यानी कि जो भार है उसका 1/6 कम हो जाएगा। तो 1/6 कम करेंगे जब 600 का, 1/6 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 100। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल ले लीजिए इसका भी। द्रव्यमान जो है सर्वत्र समान होता है। द्रव्यमान हमने बताया कि हर जगह समान होता है। जो भार का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, इसीलिए भार परिवर्तन होता रहता है, भार में जो है परिवर्तन होता रहता है। चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। अगर पृथ्वी पर कोई 6 किलो का है तो चंद्रमा पर 1 किलो का होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो सकती है, मतलब कोई वस्तु अधिकतम कहाँ पे कम वजन की हो सकती है? ऑप्शन ए, वायु में। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी, जल में। ऑप्शन डी, निर्वात में। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो सकती है कहाँ पे? तो निर्वात में। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। और जो सही आंसर है यहाँ पे आपका, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ये ऊपर नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ होगा, विपरीत दिशा में होगा। अगला प्रश्न देखिए। ये लोको पायलट का 2008 का आया हुआ प्रश्न है, आरआरबी का, जो मैं अभी कराया था। प्रश्न देखिए, अश्व यानी कि घोड़ा यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी कि सवार व्यक्ति के गिरने की आशंका का कारण है। क्या है आशंका का कारण? वो कैसे गिरेगा? पहला, जड़त्व आघूर्ण के कारण। ऑप्शन बी,
विराम जड़त्व के कारण। ऑप्शन सी, द्रव्यमान का संरक्षण नियम लगेगा। ऑप्शन डी, गति के तीसरे नियम से गिरने की आशंका का कारण होगा। तो देखिए जो सही आंसर है आपका वो है विराम जड़त्व, क्योंकि जब वो रुका रहता है तो हमारी जो ऊपर की शरीर का हिस्सा होता है वो स्वतंत्र होता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो ये मूव नहीं कर पाता है और गिरने की आशंका होती है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है। मान लीजिए कि ये साइकिल वाला है, ऐसे मुड़ता है तो क्या करता है, वो बाहर की ओर झुकता है, इधर की ओर। ऑप्शन बी, आगे की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है ऐसे। भीतर की ओर झुकता है ऐसे। बिल्कुल नहीं झुकता है, वो सीधे चलता जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे सही आंसर है वो है भीतर की ओर झुकता है। चलिए देखते हैं क्यों झुकता है। ये देखिए दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे हमने आपके लिए चीज़ों को अच्छे से सम्मिलित किया हुआ है। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल जो होती है हमेशा केंद्र की ओर लगती है। तो प्रश्न अगला जो है उस इस तरीके का बन जाएगा कि वो क्यों झुकता है, तो अभिकेंद्रीय बल के लिए झुकता है, और झुकने का कारण ताकि वो अपनी गति कम कर सके और गिरने से बच सके और अपनी भार को संतुलित कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये उसी प्रश्न से बना है और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है। ये हम पढ़ चुके, क्यों? अपने भार को संतुलित करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल। जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर झुकता है, यानी कि बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है, क्यों? ऑप्शन ए, कार साइकिल से भारी होती है इसलिए। कार के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2 इसलिए। दोनों ही केंद्रीय बल का महसूस करते हैं इसलिए। ऑप्शन डी, दोनों की चाल में अंतर होता है इसलिए। तो देखिए जो दोनों होते हैं ना, दोनों में केंद्रीय बल का महसूस होता है इसलिए। साइकिल वाला अंदर की तरफ और कार वाला बाहर की तरफ। रीज़न देख लेते हैं एक बार। रीज़न देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्र बल जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल से प्राप्त होता है को प्राप्त करने के लिए मोड़ को बकरी मार्ग केंद्र की ओर झुकता है। लेकिन जब वो कार चालक होता है तो जड़त्व के नियम के अनुसार उसके शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में रहता है, तो वह मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा रहना चाहता है। इसी कारण वो बाहर की तरफ ढकेला हुआ महसूस होता है। आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये MCQ का क्लास है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये PDF में आपको मिल जाएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल करियर वे का जो चैनल है वहीं पे मिलता है। अगर आपको करियर वे चैनल टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है तो जो हमारा नंबर है 8182835534, वहाँ पे आप मैसेज कर डालिए, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाके जुड़ जाइए ताकि आपको सारा कंटेंट मिल जाए। मुझे लगता है कि सूरज सर ने रीजनिंग का बहुत सारा लगभग 2-3 टॉपिक का कंटेंट डाला हुआ है और मैं भी PDF अपलोड करता रहता हूँ, तो जुड़ जाइए, आपके लिए अच्छा होगा, आपको कंटेंट मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिए जो अभी हम पढ़े थे अभिकेंद्रीय बल, तो वो क्या हो रहा था, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ था तो केंद्र की ओर आ रहा था ना, अभिकेंद्रीय बल ये हो गया। अगर कोई केंद्र से, वॉशिंग मशीन क्या होता है कि कपड़े को बाहर फेंकता है, कपड़े को बाहर फेंकता है, तो जो बाहर फेंकता है इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी विलोम परासरण, ऑप्शन डी विसरण। तो देखिए जो केंद्र की तरफ आता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर केंद्र से बाहर की तरफ जाता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री, यानी कि अपकेंद्रण। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
और बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एसएससी में भी पूछा हुआ है, जगह नहीं था मैं इसीलिए इंक्लूड नहीं कर पाया। अगला प्रश्न देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी। ऑप्शन बी, उनका परिणामी शून्य होगा। ऑप्शन सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका मान अलग है। अगर मान समान होता और परिणामी जो है विपरीत दिशा में होता तो उनका मान शून्य हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद से स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि नहीं पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं कैसे नहीं पढ़ना होगा। भाई ऐसे कैसे गारंटी दे सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है यानी कि सदिश राशि है? तो जो सदिश राशि है वो है बल, ऑप्शन ए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि कौन है? तो वो है बल, बाकी तीनों आपकी अदिश राशि हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और ये देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्या हैं, सब 3-3 4-4 बार पेपर में आए। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है? संवेग नहीं है, या कोणीय वेग नहीं है, ये देख लिखा हुआ बेक कर लीजिएगा, या फिर द्रव्यमान नहीं है। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता है, इकाई नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक नहीं हो सकता है। तो देखिए जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा होता है परिमाण के साथ साथ, और वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऑप्शन सी। चलिए आइए जरा देखते हैं एक प्रश्न और। अगला प्रश्न देखिए, अदिश एक मात्रा है, अदिश एक मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, सदिश राशि में होती है, तो ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि कैसे याद करना है और क्या क्या पढ़ना है इसमें। भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। देखिए भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश यानी कि स्केलर, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, अदिश राशि। अदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है, परिमाण होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का सिर्फ और सिर्फ उदाहरण पूछा जाता है पेपर में। उदाहरण है द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा, आयतन, कार्य, दाब, ताप। अभी मैं इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका बताऊंगा और ये खत्म। चलिए अगला देख लीजिए सदिश राशि भी, उसके बाद देखते हैं। सदिश राशि जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि परिमाण होगा और दिशा होगा। बाकी जो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, अगर आपको एक याद है अदिश राशि का तो सदिश राशि का वैसे ही निकल जाएगा। सदिश राशि में आता है बल, वेग, भार, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, एक ही साथ है सारा। तो पीडीएफ में आपको मिलेगा ये चीज़। और देखिए अभी हम पढ़े हैं पीछे क्या, वेग, पीछे हम पढ़े हैं वेग, तो यहाँ पे क्या है? कोणीय वेग। अभी हम पीछे पढ़े हैं ताप, तो यहाँ है ताप प्रवणता। अभी हम पीछे पढ़े हैं चाल, तो यहाँ पे है चाल प्रवणता। ठीक है, तो इसमें कुछ और लगा होगा,
उस अदिश राशि के साथ कुछ और लगा होगा, तभी ये सदिश बनेगा। ठीक, चलिए देखिए अब जरा याद कर लेते हैं। अदिश राशि को याद करने का जो मेरा तरीका है, जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ, वो ये है, ताऊ का आधा दुआ चाँद से आवे। ताऊ का जो आधा दुआ है ना, वो चाँद से आता है। त से याद करिए ताप को, उ से याद करिए ऊर्जा को, का से याद करिए आप कार्य को, का से याद करिए आपका कार्य को, आ से आप याद कर लीजिए, आ से आपका हो जाता है आयतन, आ से आपका हो जाता है आयतन, धा से हो जाता है आपका धारा। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले धा से हो जाता है आपका धारा। आगे बढ़िए, एक बार देखिए, ता से हो गया आपका तापमान, उ से हो गया ऊर्जा, का से हो गया कार्य, आ से हो गया आपका आयतन, धा से हो गया आपका धारा। ठीक है, दू से हो गया आपका दूरी, आ से हो गया आपका आवेश, चा से हो गया आपका जो एक बचा था चाल, द से हो गया आपका द्रव्यमान। लिख रहे होंगे आप लोग, लिख लीजिए एक बार। धा से हो गया आपका धारा, द से हो गया आपका दूरी, अ से हो गया आपका आवेश, चा से हो गया आपका चाल, द से हो गया आपका द्रव्यमान। अब बचा से और आवे, तो देख लीजिए एक बार। से यानी कि स से हो गया आपका समय, आवे यानी कि पूरा का पूरा याद रखिएगा आवेश। खत्म हो गया। यानी कि जो यहाँ पे एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, इसी में आपका पूरा का पूरा छुपा हुआ है। कौन? अदिश राशि। अदिश राशि में क्या नहीं होता है? तो दिशा नहीं होता और सिर्फ परिमाण होता है। अब जो बाकी बचता है आपका इस 10 या 11 के बाद से, सारा का सारा सदिश राशि है। चलिए उसको भी, उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कीवर्ड है, ये कोई ट्रिक नहीं बनाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब आगे का। ट्रिक में तो क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, साइलेंट होता है, तो उससे हम गलती कर देंगे, लेकिन कीवर्ड से कभी भी गलत नहीं होता। तो आप कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। कभी भी आपको ट्रिक बनाना है तो खुद बनाइए और कीवर्ड से बनाइए। जैसे कि ये बना हुआ है कीवर्ड से, ये आप 1 से 2 बार लिख के पढ़ लीजिए, कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जरा सदिश को। सदिशा तब विभव। सदिशा यानी कि स से संवेग और दिशा यानी कि आपका होता है सदिश राशि में दिशा। त से आपका त्वरण, ब से आपका क्या होगा? व से होगा आपका वेग, वी से होगा आपका विस्थापन, भ से होगा भार, और माफ़ करिएगा ब से बल भी होगा, ब से बल और व से यहाँ पे होगा वेग। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। संवेग और सदिश में क्या होता है? दिशा होता है, इसीलिए हमने इंक्लूड किया है कि आपको भूले ना। सदिशा दिशा होता है किस में? संवेग में। त से आपका हो जाएगा त्वरण, ब से हो जाएगा बल, बी से हो जाएगा विस्थापन, भ से हो जाएगा भार और व से हो जाएगा आपका वेग। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, ये ट्रिक जो है आपका कीवर्ड पसंद आया है, तो एक लाइक तो ज़रूर करिए। इसी तरह का हम आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपको 500 जो MCQ थी वो ज़रूर करवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़रूर करवा के छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे।